जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि ममता की लड़ाई बेहद आसान हो गई और ममता बनर्जी के सबसे बड़े धुर विरोधी ममता के साथ आ गए। राहुल के वो कौन से सिपाही हैं जो सबूतों के साथ में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इसलिए यह कहा जा रहा है कि टीएमसी के लिए एक गुड न्यूज़ के संकेत आने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह फैक्ट पहुंचा कि बंगाल चुनाव में मतदाता सूची से लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाकर चुनाव आयोग ने बीजेपी को जितवाने की भूमिका निभाई, जो कि संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर वोटरों को संदेहास्पद तरीके से वोट देने से रोक देना अनुच्छेद 14, 19, 326 के तहत मताधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। दोस्तों, दरअसल बंगाल में कुल वोटरों को देखें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 करोड़ 90 लाख वोट मिले तो टीएमसी के खाते में इस हालत में भी 3 करोड़ 60 लाख, मतलब सिर्फ जो है 30 लाख के आसपास वोटों का फर्क है। और वही 27 से 30 लाख के बीच जिस पर सब कुछ हुआ। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, इन दिनों जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ कर दिया जो कि देश के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ, किसी राज्य को घेर करके किसी पार्टी को हाशिए पर डाल करके सत्ता पर काबिज होना, ये सब कुछ देखा गया। चुनाव जीतते ही विरोधी पार्टी को खत्म करने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए वो हथकंडे अपनाना जिसे फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में आप देखते होंगे, दबंगों की तरफ से या फिर बाहुबलियों की तरफ से किया जाता है। कैसे पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर अटैक हुए, घरों को तोड़ा गया, दफ्तर ध्वस्त किए गए, मारा पीटा गया, यहाँ तक कि सबसे बड़े नेता उस पार्टी के ऊपर हमला कराया गया। अब दोस्तों, इन स्थितियों में जहां पर ममता बनर्जी लगातार इंडिया गठबंधन के संपर्क में रहकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लंबी लंबी बात करके कई दौर की, जिस हिसाब से एनडीए के सहयोगी पार्टियों से भी भीतर खाने बातचीत करके ममता बनर्जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई, अब उसमें राहुल गांधी का एक बड़ा सपोर्ट मिला है। राहुल गांधी के सिपाही किस तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जाहिर तौर पर अभी तक जो ममता बनर्जी के सबसे बड़े विरोधी में से एक रहे वो उनके साथ आ गए, तो लड़ाई तो आसान होगी। लेकिन दोस्तों, जिन 27 लाख वोटरों को बंगाल में मताधिकार से वंचित किया गया, रोका गया, जो कि संविधान के खिलाफ है, जनप्रतिनिधित्व कानून अधिनियम 1951 के कई क्लॉज के खिलाफ है, क्योंकि अगर बात मृत वोटरों या डबल जगह नाम या किसी और तरह से अवैध वोटरों की होती तो फिर वो कानून के खिलाफ नहीं होता। मगर चूंकि ये लोग जिंदा हैं, बड़ी चालाकी से इनको बीजेपी के नेताओं के इशारे पर संदेहास्पद बता करके चुनाव आयोग ने इन्हें वोट देने से रोक दिया और वही दरअसल जीत का फैक्टर बन गए भाजपा के लिए। यही वो कड़ी है जो ज्ञानेश शाह और बीजेपी खेमे के लिए धुकधुकी बढ़ाने वाली है, क्योंकि कैसे, वो समझाते हैं आपको। दरअसल दोस्तों, देश का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता है कि अगर वोटर लिस्ट अधूरी है या उसमें त्रुटि है, मतलब खामियां हैं, तो उस पर चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा सकता। तभी मतदान होना जब वो लिस्ट पूरी हो। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अगर चुनाव आयोग ने कहा कि ये अवैध वोटर है, इनके नाम काटे जाते काट दिए, तो वो कानून के उल्लंघन नहीं है उस नियम के, क्योंकि उन्होंने अवैध माना, वो सही अवैध हो या गलत अवैध हो, वो आप लड़ते रहिए कोर्ट में जाकर के। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि अवैध है तो ठीक है, काट दिया आपने। मगर संदेह के आधार पर लिस्ट में उनको रखा गया, उन वोटरों को, और खारिज नहीं किया गया, उनको वैध वोट माना गया और फिर उनको वोट नहीं दिया गया। वोट नहीं डालने देना 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के खिलाफ है। दूसरा ये कि एसआईआर दोस्तों बगल में बंगाल में चुनाव से ठीक पहले करा दिया गया, क्योंकि सरकार चुनाव आयोग को कराना था, जबकि असम में चुनाव से पहले नहीं कराया गया। महाराष्ट्र में एसआईआर के लिए सरकार के कहने, महाराष्ट्र के सरकार के कहने पर नहीं कराया गया, रोक दिया गया, कहा गया कि भैया यहाँ पर लोकल चुनाव है, वक्त दिया गया। मगर बंगाल में चुनाव से ठीक पहले 2 महीने पहले एसआईआर करा दिया गया। ऐसी स्थिति में दोस्तों, वो एसआईआर तो बिहार चुनाव के एसआईआर के साथ साथ हो सकता था, मगर जानबूझ करके चुनाव के ठीक पहले, ताकि वक्त मिले ही ना, जिन वोटरों के नाम को काटा जाए, संदेहास्पद बताया जाए। अब दोस्तों,
किस तौर पर कैसे ज्ञानेश और शाह खेमा फंसते हैं आगे विस्तार से आपको बताते हैं, मगर उससे पहले बात सुप्रीम कोर्ट में राहुल की सिपाही के सबूत लेकर पहुंचने की कर लेते हैं। दरअसल बंगाल में जबकि ममता के खिलाफ राहुल उस स्तर पर कभी नहीं बोलते थे। आपने देखा होगा कि मतदान से ठीक एक दिन पहले एक शाम में राहुल का एक छोटा सा वीडियो आया था कि दरअसल बीजेपी को जीतने के लिए ममता की कुछ चीज़ें कमियां ही दरअसल वजह बन रही हैं। लेकिन राहुल ने ममता पर अटैक नहीं किया था, मगर राहुल के वो खास सिपाही जो पानी पी पी कर रोज़ाना ममता टीएमसी को निशाने पर लेते थे, अधीर रंजन चौधरी, जिनके खिलाफ ममता ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को 2024 के लोकसभा चुनाव में उतार दिया था और पठान जीत भी गए थे अधीर रंजन को हरा करके। यह और बात है कि पठान ने रंग बदला, मोदी शाह के खेमे में चले गए, ममता से बगावत कर दी। खैर, ममता के विरोधियों, उनके जो खास विरोधी रहे हैं अधीर रंजन चौधरी भी अब ममता के सुर में सुर मिलाने लगे। ममता की लड़ाई को अब अधीर रंजन लड़ रहे हैं। राहुल के सिपाही अधीर रंजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सबूतों के साथ। दोस्तों, बीजेपी को बंगाल में जैसा कि मैंने बताया 3 करोड़ 90 लाख वोट मिले, ममता को 3 करोड़ 60 लाख वोट मिले, मतलब जो 27 से 30 लाख वोट का फर्क है, और जिसे वैध मानते हुए भी चुनाव आयोग ने वोट नहीं डालने दिया, एक अलग कैटेगरी संदेहास्पद बता करके, यही दरअसल बीजेपी की झोली में जीत डालने हुआ। अब ज्ञानेश ने 27 लाख वोटरों को वैध तो बताया था, मगर वोट देने से इसका अधिकार उन्हें नहीं दिया था। आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के मामले में जो नया मोड़ आया है, यह खबर तो अभी तक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तक थी। पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची से बड़ी मात्रा में मतदाताओं की छटनी हुई, लेकिन बंगाल में ये जो पूरी आबादी है इन वोटर्स की, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेने जा रहा है। अब दोस्तों, याचिका में कहा गया कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम बिना पर्याप्त कारण उचित प्रक्रिया अपनाए हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द हस्तक्षेप की बात रखी गई। अब दोस्तों, 27 लाख जीवित वैध मतदाताओं को संदेहास्पद तौर पर दिखाकर उनका वोट देने से भाजपा के इशारे पर कथित तौर पर चुनाव आयोग ने उनको वोट देने से रोका, बल्कि यह कानून, नियम, संविधान सबके खिलाफ है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का हवाला दिया गया है। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है तो उसे पहले कारण बताने का नोटिस और अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। याचिका में निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है। दोस्तों, ऐसे में जबकि ज्ञानेश कुमार और भाजपा इस मामले में फंसते दिख रहे हैं, मगर आपको बताएं कि बंगाल केवल ये मामला केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, पूरे देश के मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, जिसे लेकर देश में अलग अलग स्तरों पर विवाद है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के पक्ष में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करता है तो भविष्य में निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची संशोधन के दौरान अधिक कठोर प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है। इससे मतदाताओं के अधिकार की सुरक्षा, चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता दोनों मजबूत होंगी। और अगर शीर्ष अदालत याचिका पर सुनवाई कर आयोग की प्रक्रियाओं को अधीर रंजन के तर्कों के आगे सही पाता है तो ऐसे में निर्वाचन आयोग के अधिकारों को फिर से मजबूती मिलेगी। जाहिर तौर पर यह वो स्थिति है जिसमें बंगाल से लेकर के देश के दूसरे राज्यों में जहां जहां इस किस्म के सवाल उठे हैं उस पर भी इसका बड़ा प्रभाव होगा। और इस पूरी प्रक्रिया के बीच में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन होती है। जाहिर तौर पर यह सीधे सीधे कांग्रेस के लिए तो कुछ ज़्यादा है नहीं बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी जीत की शक्ल में लेकर के आएगा। तो फिर इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में दोस्तों इंतज़ार ये करना होगा कि इस पर जो फैसला आ रहा सुप्रीम कोर्ट का वो किस तौर पर होगा। जाहिर तौर पर नियमों, कानूनों, गाइडलाइंस के हवाले से अगर देखा जाए तो जो तर्क रखे गए, जो सबूत रखे गए, उसमें ज्ञानेश कुमार ने जो कुछ किया उसके खिलाफ तो फैसला आने की उम्मीद ही न सिर्फ है इस खेमे को, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये बिंदु एक बड़ी जीत की शक्ल में टीएमसी के लिए होगा। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।